नमस्कार। आज हम संविधान सभा के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारत के संविधान के निर्माण हेतु 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। आइए देखते हैं कि भारत में संविधान सभा की मांग कब से की गई। संविधान सभा की मांग भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग हमें बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक से मिलती है। जो स्वराज विधेयक 1895 किसका? तिलक। इसके बाद हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने 1922 में कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो गांधी जी 1922 गांधी इसके बाद भारत के प्रमुख साम्यवादी नेता या वामपंथी नेता M.N. रॉय ने 1934 में संविधान सभा के संविधान सभा का विचार दिया। 1935 में कांग्रेस ने संविधान के अर्थ एवं महत्व पर चर्चा की। इसके बाद हम देखते हैं कि 1938 में J.L. नेहरू 1938 में जवाहरलाल नेहरू इन्होंने कहा कि भारत की संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। लेकिन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, तब दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान सभा की गठन की जो कांग्रेस मांग कर रही थी, भारतीय मांग कर रहे थे, उसको जो विचार था उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, जिसको हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव 1940। यहां पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था, अगस्त प्रस्ताव 1940, इसमें कहा गया था कि जो भारतीय संविधान सभा, भारतीय अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन हेतु कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण मुख्यतः भारतीय लोगों को शामिल करके किया जाएगा। यहां कांग्रेस ने सोचा कि यहां पर इन्होंने कहा मुख्यतः का मतलब कांग्रेस ने निकाला कि इसका मतलब यह है कि मुख्यतः कुछ ही लोग कांग्रेस के हैं या जो भारत के हैं उनको ही संविधान सभा में शामिल किया जाएगा, अदरवाइज जो अदर सदस्य होंगे वह अंग्रेज होंगे। इसलिए कांग्रेस ने इसको रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। इसके बाद 1942 में आपको पता है क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन, इसके जो अध्यक्ष थे वह स्टैफर्ड क्रिप्स कौन थे अध्यक्ष? पैथिक लॉरेंस, ये इसके अन्य सदस्य थे, लॉरेंस, और एक थे AB अलेक्जेंडर। यह 3 सदस्य थे। क्रिप्स मिशन ने कहा कि हम भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण करेंगे, लेकिन युद्ध के पश्चात, युद्धोपरांत हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे और भारतीय हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दें। तो कांग्रेस ने, जो कांग्रेस थी, उसने जो क्रिप्स प्रस्ताव था, क्रिप्स प्रस्ताव, इसको रद्द कर दिया, खारिज कर दिया, कि कहा कि हमको अभी चाहिए संविधान सभा का गठन, हमको अभी चाहिए। युद्धोपरांत जब हम आपका सहायता कर देंगे तो आपका क्या भरोसा, आप संविधान सभा का गठन करें या ना करें। और जो गांधी जी थे, गांधी जी, इन्होंने इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। इसके पश्चात 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए। इसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रश्न बन सकता है यहां से कि जो भारत का संविधान है उसका गठन किस एक्ट, किस मिशन के तहत किया गया था या किसके तहत किया गया था। इसमें आपके ऑप्शन होंगे अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, बेबेल योजना। तो इसमें होगा आपका कैबिनेट मिशन। तो इसमें कैबिनेट मिशन ने
के तहत जो चुनाव होने थे, संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी वह 389 निर्धारित की। सदस्य संख्या संविधान सभा की कितनी निर्धारित की गई? 389, जिनमें से 292 थे आपके ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से 93 थे आपके देसी रियासतों से, देसी रियासतों से, और जो आपके 4 बचे थे वह थे ब्रिटिश ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्रों से। इनका समझिए कि जो ब्रिटिश प्रांत थे, इसका मतलब है कि यह जो ब्रिटिश प्रांत थे, यहाँ पर जो ब्रिटेन की महारानी थी या ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन था, सीधे इनके अंडर में आता था, अंग्रेजों के अंतर्गत यह क्षेत्र आता था। जो देसी रियासतें थीं उन पर भारतीय राजाओं का शासन था, लेकिन यह अपने ऊपर जो ब्रिटेन की महारानी थी उसकी सत्ता को स्वीकार करते थे। और जो ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्रों की बात कही गई है, ये थे जैसे आज आप देखेंगे यूटीज हैं, जैसे कि चंडीगढ़ है, चंडीगढ़, दिल्ली है, अंडमान एंड निकोबार है, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं। उन्हीं की तरह जो ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र थे यह भी संघ राज्य क्षेत्र की तरह ही थे। जैसे कौन कौन से थे इनमें? अजमेर, अजमेर, दूसरा था बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, और तीसरा था कर्नाटक का कुर्ग, और चौथा था आपका दिल्ली। आपको इन चारों के नाम याद रखने चाहिए। यदि आपको ये चारों नाम याद ना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ए, अजमेर से ए, और बलूचिस्तान से बी, और कुर्ग से सी, और दिल्ली से डी। समझे? ए, बी, सी और डी। अब जो 389 जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी, इसमें 292 थे वह कहां से चुने जाने थे? ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, और 93 जो चुने जाने थे उनका बाद देसी रियासतों से। तो उनका चुनाव हुआ था कहां से? जो देसी रियासतों के जो प्रमुख थे, जो शासक थे, उनके द्वारा उनका मनोनयन किया गया, और जो ये थे ब्रिटिश प्रांतों, इनका निर्वाचन किया गया।
संविधान सभा के लिए सांप्रदायिक आधार पर भी सीटों का विभाजन किया गया था, जैसे कि 213 सामान्य के लिए, 79 मुस्लिम के लिए और 4 सिखों के लिए। सामान्य के अंतर्गत आपके हिंदू, बौद्ध, जैन और पारसी आदि समुदाय आते थे। सिख थे और मुस्लिम। अब हम देखेंगे संविधान सभा के लिए चुनाव। तो संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 को कराए गए। इसमें कांग्रेस को 207, कांग्रेस को 207, मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए। इसके बाद जो अदर्स थे, अन्य पार्टियां जैसे यूनियनिस्ट पार्टी, अंबेडकर की जो पार्टी थी, इनको सबको मिला के 15 क्या मिले, 15 सीटें मिली। चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद प्रथम अधिवेशन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन हुआ। इसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन होगा आपका, आंसर होगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे ऐसे भी प्रश्न दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वह निर्वाचित हुए थे, उनका मनोनयन हुआ था या ब्रिटिश सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए थे या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा इसमें कि यह निर्वाचित नहीं हुए थे, वरिष्ठता के आधार पर। जैसे कि वरिष्ठता क्या होता है, यह एक फ्रेंच मॉडल है। क्या है? फ्रेंच मॉडल में क्या होता है वहां पर फ्रांस में कि जब भी कोई मीटिंग होती है, किसी की अध्यक्षता की जाती है या जिसमें कोई निर्धारित नहीं होता कि अध्यक्षता कौन करेगा, उसमें क्या होता है कि जो सभा का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है, उसी को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। और यही भारतीय संविधान के प्रथम अधिवेशन में अपनाया गया।
तो सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कह सकते हैं। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को सेकंड सेशन हुआ, द्वितीय अधिवेशन हुआ। द्वितीय अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और इसके बाद 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को जो उपाध्यक्ष, जो अंतरिम सरकार के जो उपाध्यक्ष थे JL नेहरू, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। लेकिन जब 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, तब जो अंबेडकर थे या जो अन्य सदस्य थे अदर पार्टियों के, इन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको पारित नहीं होने देंगे क्योंकि मुस्लिम लीग ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया है, इस वजह से यह पारित नहीं हो सका। और यह 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य जो प्रस्ताव था इसको पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में भारत की प्रस्तावना बना। उद्देश्य मतलब कि सरकार की कार्य पद्धति क्या होगी, सरकार कैसा भारत चाहती है, राज्य का दर्शन क्या होगा, राज्य कैसा, सरकार की क्या भूमिका रहेगी, लोग कैसे रहेंगे, शासन पद्धति कैसी रहेगी, इन सभी की जानकारी उद्देश्य का प्रस्ताव में थी, जो बाद में प्रीएम्बल ऑफ इंडिया कहलाई। इसके बाद संविधान सभा में जो अंबेडकर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि जब पहली बार डॉक्टर अंबेडकर बंबई से संविधान सभा के लिए, क्योंकि योग्य थे, ये बहुत ज्यादा योग्य थे, तो बंबई से इन्होंने चुनाव लड़ा संविधान सभा के लिए। और क्या हुआ कि यह जो इलेक्शन हुआ था, यह हार गए। कांग्रेस ने इनका समर्थन नहीं किया, इस वजह से यह चुनाव हार गए। फिर इन्होंने पूर्वी बंगाल, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़ा और वहां से इनको जो मुस्लिम लीग थी, इसकी सहायता से यह चुनाव जीत गए। मुस्लिम लीग ने इनको अच्छा खासा सपोर्ट किया और अंबेडकर जी पूर्वी बंगाल से चुनाव जीत गए। लेकिन जब देश का विभाजन हुआ, तो यह जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था वह तत्कालीन पाकिस्तान में चला गया। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में चला गया तो अंबेडकर की जो कंस्टिट्यूएंसी थी, जो निर्वाचन क्षेत्र था, वह पाकिस्तान में चला गया। तो फिर क्या हुआ, जब अंबेडकर जैसा योग्य व्यक्ति जिसके पास 64 डिग्रियां थीं, वह व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य ना रहे, तो इसके लिए क्या था, एक जो तत्कालीन बंबई राज्य था,
बम्बई। यहाँ के प्रधानमंत्री थे सॉरी तो एक जो यहाँ के संवैधानिक सलाहकार थे वी.एन. राव। वी.एन. राव ने राजेंद्र प्रसाद से कहा, राजेंद्र प्रसाद से, कि देखिए अंबेडकर देश में पढ़ाई लिखाई के मामले में या उसमें संविधान के मामले, जानकारों के मामले में सबसे योग्य व्यक्ति हैं, और जब भीमराव अंबेडकर ही इसके सदस्य ना रहे संविधान सभा के, तो संविधान में बहुत सी खामियां रह जाएंगी, ये संविधान ऐसा नहीं बन पाएगा जैसा हम चाहते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, तब बंबई के प्रधानमंत्री थे बीजी खेर, इनसे कहा कि कुछ भी करिए, अंबेडकर को चुनाव जीतना है और इनको संविधान सभा में शामिल करना है। तो बीजी खेर ने तब वहां के एक पूना है, जो पूना का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पे थे एम.आर. जयकर। इनकी जो सीट थी उसको खाली करवाया। इन्होंने, जो एम.आर. जयकर थे, इन्होंने अंबेडकर के लिए अपनी सीट छोड़ दी और फिर अंबेडकर यहां से चुनाव लड़कर संविधान सभा में पहुंचे। तो यहां पे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वह संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन वह किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य थे? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बम्बई। लेकिन दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है कि भीमराव अंबेडकर सबसे पहले संविधान सभा के लिए कहां से निर्वाचित हुए थे? तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी बंगाल। क्लियर? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद ने अंबेडकर की प्रशंसा में, जब अंतिम अधिवेशन चल रहा था 24 जनवरी को 1949 को, तो राजेंद्र प्रसाद से पूछा गया, राजेंद्र प्रसाद ने अपनी तारीफ नहीं की, सबकी तारीफ कर रहे थे लेकिन अपनी नहीं की थी। तो लोगों ने कहा कि आप कुछ अच्छा बताइए अपने बारे में। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि यदि मैंने संविधान सभा में रहते हुए कुछ अच्छा कार्य किया है तो वह है कि मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाने में, या उनको प्रारूप समिति है उसका अध्यक्ष बनाने में मदद की। इसके बाद जो प्रारूप समिति, हाँ, एक है आपकी प्रारूप समिति, जैसा कि आप जानते हैं कि अध्यक्ष कौन थे इसके? अंबेडकर। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसमें आपको एक फैक्ट बहुत याद रखना बहुत ही जरूरी है, वह है कि जो प्रारूप समिति थी उसमें कांग्रेस का जो सदस्य था वह कौन था? तो आपका ऑप्शन होगा के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। यह एकमात्र कांग्रेसी थे, जैसे कि और थे, सादुल्ला खां थे, या मुस्लिम लीग से थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, कृष्णामाचारी थे आदि। और संविधान सभा थी, उसके संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार थे आपके बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। यह भी बहुत योग्य व्यक्ति थे। आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जो हैग में स्थित है, उसके यह प्रथम भारतीय ऐसे थे जो अध्यक्ष बने थे। और इसके बाद
कौन अध्यक्ष? तो राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। याद रखिए, 2 उपाध्यक्ष थे, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। यह 2 कौन थे? उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष। यहां पे ध्यान दीजिए आप कि आपसे पूछा जाएगा कि जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन जो संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो आपका ऑप्शन सही होगा। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही नहीं होंगे, इसमें होंगे आपके बी.एन. राव। क्योंकि जो बी.एन. राव ने जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, जो मसौदा तैयार किया था, उसको विश्लेषित करने के लिए या उसकी समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसा कि हम देखते हैं कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसके लेखन के लिए किसी की आवश्यकता थी। तो 2 भारतीय थे, एक नंदलाल बोस और दूसरे थे प्रेम बिहारी रायजादा। अब आप ये देखिए कि जो नंदलाल बोस थे, इन्होंने संविधान को लिखा और प्रेम बिहारी रायजादा ने भी लिखा। जब जवाहरलाल नेहरू को पता चला कि यो प्रेम बिहारी रायजादा हैं, यह इनकी लिखावट बहुत ही सुंदर है, क्योंकि ये एक विशेष प्रकार की जो स्याही होती है उसका यूज करते थे और इनकी लिखावट बहुत ही अच्छी थी, सुलेखक बहुत अच्छे थे। इस वजह से कांग्रेस, जो जवाहरलाल नेहरू थे, वह इनके पास गए कि आप संविधान का निर्माण उसको लिखने का कार्य कीजिए, आप संविधान को लिखने का। तो इन्होंने कहा कि हमको आपसे कुछ नहीं, आपको, नेहरू ने कहा कि आपको जो चाहिए वह हम देंगे। तो रायजादा ने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस संविधान के जो हर पेज होगा उसके नीचे मेरा नाम होना चाहिए। तो नेहरू जी ने कहा कि कोई व्यक्ति फ्री में ऐसा कार्य कर रहा है और केवल इतना चाहता है कि हमारा नाम हो, तो नेहरू जी ने कहा ठीक, ओके, आपका नाम हर पेज पर होगा और आप संविधान का निर्माण यानी संविधान को लिखने का कार्य कीजिए। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को, जैसा कि आपको विदित है कि भारत का संविधान लागू हुआ। कब? 26 नवंबर 1949 को। इसमें क्या है कि तब मात्र 15 अनुच्छेद लागू किए गए, 15 अनुच्छेद, 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का संविधान जब लागू हुआ था उस समय संविधान के कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन होंगे 15, 16, 14 या 17। तो आपको ऑप्शन 15 भी मिलेगा और ऑप्शन 16 भी मिलेगा। लेकिन याद रखिए, यदि पूछे तो आपको ऑप्शन 16 लगाना है। क्यों? क्योंकि जो अनुच्छेद 394 है
जो अनुच्छेद 394 अनुच्छेद 394 यह बताता है कि संविधान लागू होने के समय कौन कौन से आर्टिकल लागू किए गए थे। तो अगर 15 है और अगर 394 को भी जोड़ दें तो ये कितने हो जाएंगे, 15 + 1 16। 16 आंसर आपका सही होगा। अब जब 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ तो आपको लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब लागू ही करना था तो इसी दिन पूरा कर देते। लेकिन क्या था कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वह चाहते थे कि हमने 26 जनवरी 1929 को जो पूर्ण स्वराज बनाया था, जो गणतंत्र के रूप में भारत मनाया था, उसके लिए 26 जनवरी का महत्व कहीं कम ना हो जाए। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से अधिकृत किया गया। यानी भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। और जो 26 नवंबर है, जिस दिन संविधान पहली बार अधिकृत किया गया था, वह उसको संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस, कब, 26 नवंबर। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।